हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाल्मीकि कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट अटेम्प्ट माइनिंग क्लासेस। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है के बारे में बात करूंगा, इलेक्ट्रिक रूल के बारे में बात करूंगा दोस्तों। जो कि इस वीडियो में जो है पूरा निचोड़ जो है, जो CIL एग्ज़ाम में और अभी जो निकला है CCL का एग्ज़ाम, कोल इंडिया का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, वो इस PDF को पढ़ने के बाद आपको कभी भी इलेक्ट्रिक रूल से जो है कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी दोस्तों। तो जितने भी इलेक्ट्रिक रूल जो है 2010 जो इलेक्ट्रिक रूल थी, वो टोटल का निचोड़ निकाल करके एक PDF के रूप में तैयार किया गया दोस्तों। तो अगर इस PDF को अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो इस PDF को थोड़ा सा देखिए ध्यान से, और इसका मल्टीपल क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, 100% गारंटी के साथ, कि आपका एग्ज़ाम में जो है CIL का, कोल इंडिया लिमिटेड का जो एग्ज़ाम होती है, उसमें कभी भी एक भी इलेक्ट्रिक रूल से क्वेश्चन नहीं छूटेगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रिक रूल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम वाल्मीकि सर। इस PDF में हम देखेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 माइन इलेक्ट्रिक रूल 2010 से होने वाली टोटल 100% इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके किसी भी माइनिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं एक माइनिंग इंजीनियर हूं और मैंने 2020 में माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। उसके बाद मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बड़ा ही शौक़ था, जिसके बाद मैं अपना YouTube चैनल ओपन किया, जिसका नाम है दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट माइनिंग क्लासेस बाय वाल्मीकि सर। और दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो माइनिंग से रिलेटेड बनाऊं वो आप तक पहुंच पाएगी दोस्तों। मैंने टोटल क्वेश्चन 240 का निचोड़ निकाला हूं। 240 अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ही इलेक्ट्रिक रूल से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। तो वीडियो मैं ये पार्ट 2 लेके आया हूँ दोस्तों। पार्ट 1 मैं बहुत पहले बना चुका हूँ दोस्तों, तो उसको ज़रूर देख ले। पार्ट 1 में जो है आपका बेसिक स्टार्टिंग रूल है, आपका इलेक्ट्रिक रूल स्टार्टिंग से मैं बताया हूँ, इसीलिए पार्ट 1 ज़रूर देख लें। और पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके क्लिक करके देख लें, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो दोस्तों, उस वीडियो में पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन 1 से लेकर 60 तक बताया हूँ, और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करूंगा और 61 से लेकर 240 MCQ कंप्लीट करने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। 61 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करता हूं। तो देखिए दोस्तों, 61 क्वेश्चन नंबर जो है आपका 33 kV के सब स्टेशन में इंस्टॉलेशन रेसिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए दोस्तों? 500 मेगा ओम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, 250 वोल्ट से अधिक के इंस्टॉलेशन में प्रत्येक स्विच बोर्ड के लिए क्या क्लियरेंस होंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक अगर स्विच बोर्ड आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन करना है, तो स्विच बोर्ड जो होगा वहाँ पर देखिए कि स्विच बोर्ड के सामने न्यूनतम 1 मीटर का डिस्टेंस होगा। और दूसरा नंबर जो है, स्विच बोर्ड के पीछे अटैचमेंट और अदर कनेक्शन लगे हो तो जो खाली स्पेस है वहाँ 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और चौड़ा जो होना चाहिए वो आपका 50 सेंटीमीटर तक चौड़ा होना चाहिए। यानी ऑप्शन आपका A और B दोनों सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 जो है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अर्थिंग सिस्टम में रेसिस्टेंस की टेस्टिंग कितने दिनों के अंतराल में होनी चाहिए। तो रेसिस्टेंस का जो टेस्टिंग होता है दोस्तों, कितना दिनों के अंतराल में होनी चाहिए, अब देख सकते हैं। तो यानी कि मिनिमम 2 साल में एक बार जो है रेसिस्टेंस का जो टेस्टिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में इलेक्ट्रिक सप्लाई को एक अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस से कंट्रोल किया जाएगा, तब उसका करंट कितना होगा कि करंट को तुरंत काटा जा सके। तो कितना करंट होगा दोस्तों? क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, 100 मिली एम्पियर होगा तो करंट को काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 जो है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में अर्थिंग सिस्टम में रेसिस्टेंट की टेस्टिंग के बाद उस रिकॉर्ड को कम से कम कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। तो 2 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 जो है, 650 वोल्ट से अधिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से पहले
किससे परमिशन लिया जाता है? तो परमिशन किससे लिया जाता है दोस्तों? देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, 650 वोल्ट से अधिक के इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से पहले या परिवर्तन चेंजेस करने से पहले उसका रिकॉर्ड किसके पास भेजा जाएगा? तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है, उनके पास भेजा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों कि 2000 लीटर से अधिक ऑयल ऑपरेटर्स के पास जो है निम्न व्यवस्था की जाएगी। क्या क्या व्यवस्था की जाएगी दोस्तों? जहां पर 2000 लीटर से अधिक ऑयल ऑपरेटर्स के पास अगर है तो वहां पर क्या क्या और व्यवस्था की जाएगी? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन फायर जो है फायर बफल वॉल ऑफ 4 आवर, और दूसरा ऑप्शन सोक पीट बनाया जाएगा, और ऑयल के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। यानी ये तीनों जो है आपको वहाँ पर अवेलेबल कराना होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, 10 MVA या उससे बड़े ट्रांसफार्मर और 2000 लीटर से अधिक वाले ऑयल ट्रांसफार्मर के लिए किस टाइप प्रोटेक्टिव सिस्टम लगाया जाएगा? तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन लगाया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 जो है दोस्तों, 650 वोल्ट से अधिक की इलेक्ट्रिक सप्लाई के दौरान निम्न प्रोटेक्शन किया जाएगा। यानी 650 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जा रहा है उसके दौरान और क्या क्या प्रोटेक्शन किया जाएगा? तो देख सकते हैं कि क्या क्या ओवर करंट प्रोटेक्शन किया जाएगा। दूसरा नंबर अर्थ या फॉल्ट लीकेज प्रोटेक्शन किया जाएगा। तीसरा नंबर है कि गैस प्रेशर प्रोटेक्शन यानी पावर ट्रिप के लिए ये व्यवस्था किया जाएगा। डी नंबर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यानी पावर ट्रिप के लिए ये व्यवस्था आपका प्रोटेक्शन किया जाएगा दोस्तों। यानी इनमें से सभी किया जाएगा प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 71 जो है दोस्तों, 650 वोल्ट से अधिक के इलेक्ट्रिक सप्लाई इंस्टॉलेशन केबल सप्लाई लाइन को किस कोड के अनुसार टेस्ट किया जाएगा? तो देख सकते हैं दोस्तों IS कोड यानी साइड टेस्ट के अनुसार कोड मतलब टेस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, ओवरहेड लाइन को छोड़कर डैश वोल्ट से अधिक के अदर कंडक्टर को मेटेलिक सीटेड करके रखा जाएगा। कितना वोल्ट दोस्तों? आप जान सकते हैं कि 650 वोल्ट से अगर ज़्यादा होगा तो अदर कंडक्टर ऑफ मेटेलिक सीट करके रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, सप्लायर एंड कंज्यूमर के प्रत्येक अर्थिंग सिस्टम को कितने दिनों के अंतराल में एक बार टेस्ट किया जाएगा? तो हर एक साल टेस्ट किया जाएगा दोस्तों, प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 74 जो है, अर्थिंग सिस्टम को प्रति वर्ष किस मौसम में टेस्ट किया जाएगा? तो हमेशा गर्मी के मौसम में टेस्ट किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 जो दोस्तों, प्रत्येक जनरेटर ट्रांसफार्मर न्यूट्रल पॉइंट के अर्थिंग सिस्टम को अलग अलग जोड़कर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? तो हाँ, रखना चाहिए दोस्तों, जोड़कर रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 जो दोस्तों, आउटडोर सब स्टेशन के आसपास कम से कम कितना मीटर ऊंचा फेंसिंग लगाया जाएगा? तो आंसर देख सकते हैं 1.8 मीटर ऊंचा फेंसिंग लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 जो दोस्तों, सब स्टेशन या स्विच स्टेशन में एडिक्यूट वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाएगी? यस, जरूर की जाएगी। 78 है दोस्तों, ओवरहेड लाइन के नीचे या रोड बिल्डिंग इम्पार्कमेंट ETC के हाई बढ़ाना है तो कंडक्टर को किससे परमिशन लेनी होगी? तो वही लेनी होगी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लेनी होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 जो दोस्तों, किसी भी सब स्टेशन की सीमा या 250 वोल्ट से ज़्यादा की सप्लाई या टावर के 300 मीटर के अंदर ब्लास्टिंग करनी है तो किससे परमिशन लिया जाएगा? तो वही आपका किससे परमिशन लेना होगा दोस्तों? इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 80 जो है दोस्तों, यदि ओवरहेड लाइन पर वोल्टेज 650 वोल्ट से कम है तो स्ट्रीट यानी गली के अंदर या ऊपर समानांतर या सपोर्ट के बीच के डिस्टेंस कितना मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आंसर इसका हो जाएगा 65 मीटर से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 81 जो है दोस्तों, जिस पोल से पावर लाइन गुजर रही है उस पर टेली कम्युनिकेशन लाइन लगाई जाती है तो टेली कम्युनिकेशन लाइन के कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना से कम नहीं होनी चाहिए? तो 270 से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 जो दोस्तों, गार्ड वायर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना से कम नहीं होनी चाहिए?
तो यानी कि 635 केजी से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 जो दोस्तों, ओवरहेड लाइन के प्रत्येक वायर को 1 किलोमीटर में कितना पॉइंट पर अर्थ करके रखा जाएगा? तो 3 पॉइंट पर अर्थ करके रखा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों, प्रत्येक स्टे वायर को अर्थ करके रखा जाएगा, उनमें से कम कितना मीटर तक इंसुलेटर लगाया जाएगा? दोस्तों 3 मीटर तक इंसुलेटर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 जो दोस्तों, दो ओवरहेड पावर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो दोनों लाइन के बीच क्लियरेंस कितना मीटर से कम नहीं होनी चाहिए? तो नॉट लेस देन 2.4 मीटर, यानी कि 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 जो दोस्तों, ओवरहेड लाइन पर सप्लाई प्राप्त करने या देने वाले छोर पर क्या लगाया जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा लाइटिंग एरेस्टेड लगाया जाएगा। जो लाइटिंग एरेस्टेड होता है उसको लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 जो दोस्तों, माइंस इलेक्ट्रिक प्लांट की पैमाने पर किस पैमाने पर बनाया जाएगा? तो आंसर देख सकते हैं 1:2000 पैमाने पर बनाया जाएगा दोस्तों। 88 क्वेश्चन नंबर जो है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स या साइज टाइप या यूज का एनुअल रिटर्न हर साल किस तारीख तक भरकर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजा जाएगा? तो 1 फरवरी तक जो है भेजा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 जो दोस्तों, माइंस में जिस जगह इलेक्ट्रिसिटी जाने से जहां खतरा या डेंजर हो सकता है उस जगह कितने फ्लेम सेफ्टी लैंप रखे जाएंगे? उस जगह दोस्तों कम से कम जो है 1 और मोर देन, मतलब 1 या 1 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, वहाँ पर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 जो दोस्तों, वोल्टेज प्लग वाले फिक्स्ड ऑपरेटर्स में मैक्सिमम वोल्टेज कितना यूज किया जाएगा? तो 650 वोल्ट यूज किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, ट्रांसफार्मर डिटेल विच रेगुलेशंस, कौन सा रेगुलेशन में ट्रांसफार्मर का डिटेल दिया हुआ है? तो रेगुलेशन जो है 103 में जो है ट्रांसफार्मर का पूरा डिटेल दिया हुआ है दोस्तों। इलेक्ट्रिक रूल का जो है जो जिसमें रेगुलेशन 103 में पूरा डिटेल दिया है ट्रांसफार्मर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, माइंस मैनेजर द्वारा इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स का एनुअल रिटर्न किसके पास भेजा जाएगा? तो अब एक ही आदमी है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के पास भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 जो है कि आइसोलेशन एंड फिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर विच रेगुलेशन, तो कौन सा रेगुलेशन में है दोस्तों कि आइसोलेशन एंड फिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर का फिक्सिंग जो है या स्विच गियर कौन सा रेगुलेशन से रिलेटेड है? तो रेगुलेशन 98 से रिलेटेड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, एंटी क्लिम्बिंग डिवाइस पोल के बीच में कितना मीटर तक कटीला वायर लगाया जाएगा जिस पर वोल्टेज दिखाने वाला नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा? तो अब देख सकते हैं दोस्तों 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक जो है कटीला वायर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, अंडरग्राउंड माइन का इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि 1100 वोल्ट तक के इंस्टॉलेशन में फॉल्ट करंट कितना से अधिक ना हो? तो 750 मिली एम्पियर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों कि अर्थ लीकेज रिले की सेटिंग कितना पर किया जाएगा? तो अंडरग्राउंड में जो है दोस्तों, अंडरग्राउंड माइन में 80 से लेकर 100 मिली एम्पियर तक सेटिंग करना है। ओपन कास्ट माइन में 200 से लेकर 500 मिली एम्पियर तक सेटिंग करना, मतलब दोनों होगा। अर्थ लीकेज रिले के सेटिंग के बारे में बात करेगा तो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, माइन की पावर सप्लाई फॉल्ट होने पर ऑटोमेटिकली काटने के लिए लगाए गए जो स्विच गियर है और रिले की कर्मशील है वो प्रति कितना में जांची और रिकॉर्ड की जाएगी? हर रोज़, हर एक दिन, मतलब एवरी डे जो है आपको जांचना है और रिकॉर्ड लिखना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, फॉल्ट करंट को लिमिट में रखने के लिए माइंस का पावर सप्लाई सिस्टम किस प्रकार होना चाहिए? तो पावर सप्लाई किस प्रकार होनी चाहिए दोस्तों? देख सकते हैं कि पावर सप्लाई आपका यानी रेस्ट्रिक्टेड अर्थ न्यूट्रल सिस्टम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, पावर सप्लाई का रेस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल सिस्टम लाभकारी है क्योंकि लाभकारी है दोस्तों। जो पावर रेस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल सिस्टम है जो लगाया जाएगा वो फ़ायदा किस लिए है? तो फ़ायदा है कि उससे ऑपरेटर्स में हीटिंग कम होती है। दूसरा फ़ायदा है कि ऑपरेटर्स एंड सर्किट में फॉल्ट करंट उत्पन्न स्ट्रेस कम होता है। तीसरा फ़ायदा है कि फायर का खतरा कम होता है। यानी कि आपको इतना सारा फ़ायदा है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों कि ओपन कास्ट माइन में 1.1 kV से 11 kV तक का रेस्ट्रिक्टेड अर्थ न्यूट्रल पावर सप्लाई सिस्टम में फॉल्ट करंट कितने तक सीमित रखा जाना चाहिए? तो 50 एम्पियर तक रखा जाना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों, स्विच गियर एंड रिले की इफेक्टिवनेस कार्यशीलता जांच कितना दिन के अंतराल में होनी चाहिए? 3 महीना के अंतराल में होनी चाहिए स्विच गियर एंड रिले की इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों कि वोल्टेज टाइप वाले फिक्स ऑपरेटर्स में मैक्सिमम वोल्टेज कितना वोल्ट तक यूज किया जा सकता है? तो 650 वोल्ट तक यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों, जहां वोल्टेज 125 से अधिक है, जहां इंस्पेक्टर की राय में कोल डस्ट या इनफ्लेमेबल गैस डेंजर है, तो वह निम्न टाइप केबल को छोड़कर अदर यूज केबल यूज नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, तीनों जो है ऑप्शन ए और बी सी तीनों सही है। अब देख सकते हैं ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है दोस्तों, यदि करंट 250 वोल्ट से ज़्यादा लेकिन 650 वोल्ट तक अगर रहे करंट सप्लाई किया जाता है, तो तब मेटालिक कवरिंग एंड अर्थ कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, प्रत्येक केबल का मेटेलिक कवर इस प्रकार होगा कि कवर के सभी भाग प्रत्येक जॉइंट की कंडक्टिविटी केबल के सबसे बड़े कंडक्टिविटी से कितना प्रतिशत कम नहीं होगी? तो 50% से कम नहीं होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 जो है, केबल के प्रत्येक स्क्रीन की कंडक्टिविटी एंड पावर कंडक्टिविटी के कितना से कम नहीं होनी चाहिए? 25% से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों, सभी यानी ऑल स्क्रीन की टोटल कंडक्टिविटी कितना कवर वायर की कंडक्टिविटी से कम नहीं होगी? तो देख सकते हैं दोस्तों 0.15 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होगी दोस्तों, उसका एरिया जो होगा। क्वेश्चन नंबर 108 जो है, पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स के फ्लेक्सिबल केबल में कितने कोर होते हैं? तो देख सकते हैं 2 कोर या मल्टी कोर होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों, 650 वोल्ट से 33 kV तक की मशीन के लिए फ्लेक्सिबल केबल में किस टाइप का कनेक्टर लगाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वोल्टेज टाइप का कनेक्टर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 जो है, पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स में लगे फ्लेक्सिबल केबल की लेंथ माइंस में अधिकतम मैक्सिमम कितना होगा? तो नॉट मोर देन, आंसर देख सकते हैं नॉट मोर देन 100 मीटर, मतलब 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111 जो है, अंडरग्राउंड माइंस में या लॉन्ग वॉल मशीन, शटल कार या एलएसडी केबल की लेंथ मैक्सिमम कितने मीटर से अधिक नहीं होगी? तो नॉट मोर देन 250 मीटर, यानी 250 मीटर से अधिक नहीं होगी। शटल कार का केबल हो या एलएसडी का केबल हो या लॉन्ग वॉल में मशीन चल रही है उसका केबल हो, उसका यानी 100 मीटर से 250 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी 250 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, ओपन कास्ट माइन में HEMM यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए केबल का जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो कितना मीटर होनी चाहिए? तो 300 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 जो है, बकेट व्हील एक्सकावेटर 11 kV के लिए ट्रेलिंग केबल की लेंथ मैक्सिमम कितना मीटर होगी? तो 1000 मीटर होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 है दोस्तों, अंडरग्राउंड माइंस में SDL मशीन के ट्रेलिंग केबल की लेंथ मैक्सिमम कितनी होगी? तो नॉट मोर देन 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 115 है दोस्तों, इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट निम्न में लगाया जाएगा, मतलब कहाँ किस में लगाया जाएगा? इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट किस में लगाया जाएगा? तो देखिए सिग्नलिंग सिस्टम में भी लगाया जाएगा, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन जो है टेलीफोन वगैरह उसमें भी लगाया जाएगा, सी नंबर रिबॉन्ड कंट्रोल या इंसुलेटर टेस्टर है उसमें भी लगाया जाएगा, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों, कंटिन्यूअस माइनर यानी CM में ट्रेलिंग केबल की जो लेंथ होता है वो कितना मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यानी कि 250 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो CM अंडरग्राउंड माइंस में कोल कटिंग मशीन है उसका जो आपका लेंथ होता है, आपका ट्रेलिंग केबल का जो लेंथ होता है वो 250 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों कि ड्रैग लाइन में ट्रेलिंग केबल की जो लेंथ होता है वो मैक्सिमम कितना मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 600 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 118 जो है, फ्लेक्सिबल केबल का यूज किया जाता है, तो फ्लेक्सिबल केबल का यूज पोर्टेबल ऑपरेटर्स में किया जाता है और ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स में किया जाता है, यानी बोथ A एंड B में होगा।
क्वेश्चन नंबर 119 है दोस्तों कि ड्रैग लाइन केबल की लेंथ 600 मीटर से अधिक बढ़ाने के लिए किससे परमिशन लेना होगा? तो आपका इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है दोस्तों, फ्लेक्सिबल केबल को जहां माइन केबल में जोड़ना है वहां क्या लगाया जाएगा? वहां सर्किट ब्रेकर लगाया जाएगा दोस्तों, सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों कि सिग्नलिंग में वोल्टेज कितना मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो सिग्नलिंग में जो है आपका सिग्नलिंग जो सिग्नल देने के लिए, घंटी देने के लिए जो है काम आता है, तो उसका जो वोल्टेज होगा वो 30 वोल्ट से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों, किसी भी डिग्री की गैसीय कोल सीम में कितना प्रतिशत इनफ्लेमेबल गैस यानी मीथेन गैस यानी CH4 मिलने पर उस जगह के बिजली कटवा दी जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई काट दी जाएगी? तो कितना होगा दोस्त, यानी कि 1.25% से अगर अधिक है तो वहाँ पर जो है बिजली कटवा दी जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 123 जो है FLP यानी फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स फर्स्ट डिग्री माइंस में फेस से कितने दूरी पर रखे जाएंगे? तो फेस से लगभग लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन ऑफ द फेस का जो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन है वहाँ पर से FLP जो है रखे जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 जो है सेकेंड डिग्री माइंस में FLP ऑपरेटर्स जो है फेस से कितने डिस्टेंस पर रखी जाएगी? तो फेस से 90 मीटर डिस्टेंस में रखी जाएगी दोस्तों FLP सेकेंड डिग्री में। क्वेश्चन नंबर जो है 125 जो है थर्ड डिग्री में माइंस में FLP फेस से या गॉब से या लास्ट वेंटिलेशन से कितने डिस्टेंस पर रखी जाएगी? तो 270 मीटर डिस्टेंस पर रखी जाएगी थर्ड डिग्री गैसीय माइंस से। तो क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों, इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट रिबॉन्ड कंट्रोल इंसुलेटर टेस्टर सर्किट किस डिग्री के माइन में लगाए जाएंगे? आंसर है दोस्तों कि ऑल फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री यानी सभी डिग्री के गैसीय माइंस में लगाया जाएगा इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट। जो रिबॉन्ड कंट्रोल इंसुलेटर टेस्टर सर्किट किसी डिग्री के माइंस में लगाया जाएगा, किस डिग्री का? तो सभी डिग्री का गैसीय माइंस में लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों, अंडरग्राउंड माइंस में DGMS द्वारा अप्रूव्ड किस तरह के ऑपरेटर्स मशीन यूज किए जाएंगे? तो यानी FLP यूज किए जाएंगे दोस्तों अंडरग्राउंड माइंस में। DGMS द्वारा अप्रूव्ड किस तरह का ऑपरेटर्स मशीन यूज किए जाएंगे? तो FLP फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स ही यूज किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों, सरफेस पर जो यूज होने वाला जो केबल है वो किसके विनिर्देश के अनुसार बने जाएंगे, मतलब बनाए जाएंगे? तो BIS के निर्देश से बनाए जाएंगे दोस्तों। नंबर 129 है दोस्तों कि माइन बाउंड्री में 650 वोल्ट से अधिक के सब स्टेशन की सीमा या इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन के कितना मीटर के अंदर किसी भी काम के लिए ब्लास्टिंग करनी है तो संबंधी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से पूर्व अनुमति ली जाएगी? 300 मीटर इसका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130 जो है दोस्तों, अंडरग्राउंड माइंस में 650 वोल्ट तक के ट्रॉली वायर मेथड वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एंड बैटरी लोकोमोटिव के यूज से पहले किससे परमिशन लिया जाएगा? वही इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से आपका परमिशन लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों, जहां AC सप्लाई का वोल्टेज कितना वोल्ट से अधिक है वहाँ न्यूट्रल पॉइंट और मिड पॉइंट को अर्थ करके रखा जाएगा। तो यानी 30 वोल्ट से ज़्यादा अगर होगा तब इस कंडीशन को अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों कि नियुक्त हुए इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर के पास किस टाइप का सर्टिफिकेट होना चाहिए? तो उनके पास जो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 133 जो दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर कितने दिन अनुपस्थित मतलब अब्सेंट रहने पर ओनर एजेंट मैनेजर उसके बदले सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर नियुक्त करेगा? अगर 3 दिन तक अगर अब्सेंट रहता है तो उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर नियुक्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 134 है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के कितने दिन अब्सेंस रहने पर इसका नोटिस इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा? 7 दिन तक अगर अब्सेंस रहा तो नोटिस आपका इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर किसकी परमिशन पर एक से अधिक माइंस में काम करेगा? तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के परमिशन से काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 136 है दोस्तों, इंडियन इलेक्ट्रिक रूल 2010 में कौन छूट दे सकता है? तो छूट कौन दे सकता है दोस्तों? के आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट छूट दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 137 है दोस्तों कि पायलट स्विच रन पोजीशन में रहने पर पावर कट होने के बाद फिर आए तो कितना से कम वोल्टेज पर पायलट सर्किट ऑपरेट ना हो? तो
20% से कम वोल्टेज पर पायलट सर्किट ऑपरेट ना हो। क्वेश्चन नंबर 138 है दोस्तों, डेलिस इलेक्ट्रिक लॉग बुक कौन लिखता है? तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लिखता है। नंबर 139 है दोस्तों कि सेपरेटली स्क्रीन केबल में प्रत्येक स्क्रीन की कंडक्टिविटी पावर कोर की कंडक्टिविटी से कितना से कम नहीं होगी? तो देख सकते हैं 25% टोटल स्क्रीन कंडक्टिविटी और 0.15% सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 140 है दोस्तों, केपलेम्प ऑपरेटर्स क्या है? एफएलपी है, इंट्रिंसिकली सेफ है या दोनों है? तो यानी क्वेश्चन नंबर 141 जो है, यदि ओवरहेड ओएच लाइन किसी पब्लिक रोड को क्रॉस करती है तब जमीन से न्यूनतम क्लियरेंस क्या होगा? तो ज़मीन से कम जो है वो 6.1 मीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 142 है दोस्तों, ज़मीन के सबसे नीचे वाले कंडक्टर का क्लियरेंस सेग न्यूनतम क्या होगा? यानी इसका आंसर हो सकता है 4.6 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है दोस्तों, दो कंडक्टर के बीच का जो मिनिमम है क्लियरेंस क्या होगा? दो कंडक्टर का बीच का जो क्लियरेंस होगा 1.8 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 दोस्तों, ओएच लाइन होल रोड को क्रॉस करती है तब पिक डंपर एंड केबल के जो सेग के बीच का क्लियरेंस क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, उसका बीच का क्लियरेंस नॉट लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 जो है दोस्तों, ओएच लाइन किसी होल रोड को क्रॉस करती है तब जमीन जो है यानी अर्थ एंड केबल के बीच का क्लियरेंस क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट लेस देन 12 मीटर, यानी 12 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 146 है दोस्तों, इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट में सर्किट का वोल्टेज कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो देख सकते हैं इसका आंसर है दोस्तों कि इसका आंसर देखिए दोस्तों 25 वोल्ट एंड करंट 1 एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 147 है दोस्तों, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री माइन में इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं? तो सभी जगह यूज किए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है 148, एफएलपी ऑपरेटर्स निम्न प्रकार के होंगे? तो देख सकते हैं किस प्रकार के होंगे। फ्लेंज के बीच गैप बहुत कम होगा, विड्थ जो है 25 mm होगा दोस्तों, और देख सकते हैं इसका आंसर यानी फ्लेंज के बीच गैप बहुत कम होगा और विड्थ फ्लेंज 25 mm का होगा। इंटरनल गैप का जो फ्लेंज होगा वो 0.5 mm होगा, और ऑपरेटर्स में ग्लास विंडो हो तो ग्लास साइज होगा कम 6 mm थिकनेस होगा उसका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149 है दोस्तों, एफएलपी ऑपरेटर्स में एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना से अधिक नहीं होगी? तो नॉट मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150 है दोस्तों, टेम्परेचर कितने डिग्री होने पर मीथेन गैस में आग लगा सकती है? तो यानी कि 650 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहा तो मीथेन गैस में आग लगा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151 जो है दोस्तों, एफएलपी से कनेक्ट वुड में आग लगने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो आग लगने के लिए, जो लकड़ी में आग लगने के लिए कम से कम जो है यानी 226 डिग्री से। क्वेश्चन नंबर 152 है दोस्तों, ओवरहेड लाइन पर करंट 650 वोल्ट से अधिक होने पर किसी भी मकान के छत से वर्टिकल एंड ओवरहेड लाइन के बीच डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, देख सकते हैं इसका आंसर 3.7 मीटर डिस्टेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 153 है दोस्तों, ओवरहेड लाइन पर करंट 650 वोल्ट तक हो तो तब ओवर हेड लाइन से छत के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी वो कितना होगा? तो यानी 2.5 मीटर डिस्टेंस होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 154 है दोस्तों, यदि ओवर हेड लाइन पर करंट 650 वोल्ट से अधिक है तब छत बालकनी से हॉरिजेंटली केबल का डिस्टेंस कितना से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर देख सकते हैं 1 मीटर, जब करंट 11 वोल्ट केवी तक का रहे तब 1.2 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 155 है दोस्तों, ओएच लाइन पर करंट 650 तक है तब छत बालकनी से हॉरिजेंटली केबल का डिस्टेंस क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 मीटर होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 156 है दोस्तों, ओवरहेड लाइन पर करंट 33 केवी से अधिक होने पर छत के वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी? तो
तो इसका आंसर देख सकते हैं 3.7 मीटर प्लस 0.3 मीटर प्रति एक्सटर्नल 33 kV करंट होगी तब। क्वेश्चन नंबर 157 है दोस्तों, ओवरहेड लाइन के कंडक्टर के जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो कितना से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा नॉट लेस देन 350 kg, 350 kg से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 158 है दोस्तों, ओवरहेड लाइन पर करंट 650 वोल्ट तक होने पर स्ट्रीट यानी गली तक तथा ओवरहेड लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना से कम नहीं होगी, यानी कि 5.8 मीटर से कम नहीं होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 159, 650 वोल्ट से अधिक करंट होने पर OH लाइन तथा जमीन गली स्ट्रीट के बीच की दूरी कितना मीटर कम नहीं होगी। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 160 है दोस्तों, CEA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 के लेसन 9 के प्रावधान, क्या प्रावधान है दोस्तों? तो प्रावधान है कुछ सेलेक्टेड माइन पर लागू होंगे, या ओनली अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइन पर लागू होंगे, या ओनली अंडरग्राउंड माइन पर लागू होंगे। तो किस पे लागू होंगे दोस्तों? CEA 2010 जो है किस पे लागू होंगे देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आंसर देख सभी प्रकार का अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइन पर माइन बाउंड्री पर जो पूरे सरफेस पर लागू होंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 161 है दोस्तों, CEA रेगुलेशन 2010 के लेसन 9 के पालन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ओनर, एजेंट, मैनेजर यानी इंजीनियर, ऑल होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 162 है दोस्तों, 650 वोल्ट से अधिक के नए उपकरण को माइन में बैठाने या इंस्टॉलेशन की परमिशन इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ऑफ माइन से मिलने के बावजूद यह जरूरी है कि इनका यूज करने से पहले कितने दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। यानी उपकरण आ गया माइंस में, अब यूज करना है, उससे 7 दिन पहले आप नोटिस दे दीजिए कि हम बैठाने जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 163 है दोस्तों, यदि डंपर या रोड को ओवरहेड लाइन क्रॉस करती है तो ओवरहेड लाइन के सबसे नीचे वाले कंडक्टर की ज़मीन से न्यूनतम कितनी हाइट रखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कितनी हाइट रखी जाना चाहिए? तो क्वेश्चन देख सकते हैं 12 मीटर हाइट रखी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 164 है दोस्तों, माइन के अंडरग्राउंड भाग में सब स्टेशन होगा, कहाँ पर होगा दोस्तों, कितना दूर में होगा? तो आंसर देख सकते हैं गोप या फेस के पर्याप्त दूरी पर होगा, या इंटेक रोडवे पर होगा, या रूफ या साइड फॉल के डेंजर या टफ ट्रैफिक के खतरे से मुक्त रखा जाएगा। तो इसमें से ऑल ऑफ दीज होगा दोस्तों सभी। क्वेश्चन नंबर 165 है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सिस्टम के सभी नॉन करंट कैरिंग धात्विक भागों को एक अर्थिंग सिस्टम से जोड़कर रखा जाएगा जो सरफेस पर स्थित होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 166 जो है दोस्तों, अंडरग्राउंड माइन या इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि 1100 वोल्ट तक के इंस्टॉलेशन में फॉल्ट करंट कितना से अधिक नहीं होगी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 750 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 167 है दोस्तों कि अर्थ लीकेज रिले की सेटिंग जो है वो कितना एम्पियर में होगा। तो देख सकते हैं अंडरग्राउंड माइन में 80 से लेकर 100 मिली एम्पियर और ओपन कास्ट माइन में 200 से लेकर 500 मिली एम्पियर, यानी बोथ ए एंड बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 168 है दोस्तों, माइन की पावर सप्लाई या फॉल्ट होने पर ऑटोमेटिकली काटने के लिए लगाए गए स्विच गियर और रिले की कर्मशील प्रति कितने दिन में जांची और रिकॉर्ड की जाएगी। देखिए दोस्तों, तो एवरीडे रोज जो है जांचना होगा और रिकॉर्ड कर में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 169 है दोस्तों, फॉल्ट करंट को लिमिट में रखने के लिए माइंस का पावर सप्लाई सिस्टम किस प्रकार होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आंसर दोस्तों कि रेस्ट्रिक्टेड अर्थ न्यूट्रल सिस्टम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 170 है दोस्तों, पावर सप्लाई का रेस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल सिस्टम लाभकारी है क्योंकि लाभकारी है दोस्तों। देख सकते हैं कि इसमें उससे जो है ऑपरेटर्स में हीटिंग कम होती है, इसीलिए ऑपरेटर्स एंड सर्किट में फॉल्ट करंट उत्पन्न स्ट्रेस कम होता है, इसीलिए इनमें से फायर का खतरा कम होता है, इसीलिए इनमें से सभी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 171 है दोस्तों, ओपन कास्ट माइन में 1.1 kV से 11 kV
तक के रेस्ट्रिक्टेड अर्थ न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल सप्लाई पावर सिस्टम में फॉल्ट करंट कितने तक सीमित रखा जाना चाहिए? तो 50 एम्पियर तक लिमिटेड इसका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 172 है दोस्तों, CEA जो रूल है 2010 के अनुसार माइन के अंडरग्राउंड भाग में इलेक्ट्रिक यानी बिजली मैक्सिमम कितना वोल्ट तक यूज किया जाएगा? तो 6600 वोल्ट तक यूज किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 173 है दोस्तों कि रिमोट कंट्रोल सर्किट में मैक्सिमम कितने वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक यूज किए जा सकते हैं? तो 30 वोल्ट तक का जो है इलेक्ट्रिक यूज किए जा सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 174 है दोस्तों, इंडिया के किस अंडरग्राउंड माइन में इलेक्ट्रिक 11 kV प्रशिस्त की जाती है और वो 3.3 kV यूज की जाती है दोस्तों? तो देख सकते हैं कौन सा माइन से ऐसा है दोस्तों जी, ऐसा कौन सा माइन से देख सकते हैं, मोनीडी माइन से, सुदामडी माइन से और क्या है झांझरा माइन से जो ACL में है दोस्तों, यानी कि और इसमें क्या है आदिला लॉन्गवाल प्रोजेक्ट सिंगरौली में है दोस्तों। तो यानी इनमें से सभी जो है जो कि अभी 3.3 वोल्ट का यूज हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 175 जो है, सेफ्टी के लिए सेफ्टी डिवाइस वाला स्विच गियर उचित जगह पर लगाया जाएगा? तो देख सकते हैं इसका आंसर अर्थ फॉल्ट एंड अदर फॉल्ट होने पर तुरंत पावर सप्लाई काट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 176 दोस्तों, CEA इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन 2010 के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मुख्य पंखे को माइन की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से इस प्रकार इंटरलॉक किया जाएगा, जब मेन फैन बंद रहे तो बिजली सप्लाई ऑटोमेटिक कट जाए। इस प्रावधान किस डिग्री की माइन पर लागू होगा? तो ये आपका प्रावधान जो है दोस्तों सेकेंड और थर्ड डिग्री पर ये लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 177 है दोस्तों, ओपन स्पार्किंग मीन्स क्या? ओपन स्पार्किंग का मतलब क्या होता है? इसका आंसर है कि ऐसी बिजली चिंगारी जिसमें ज्वलनशील गैस या कोल डस्ट में आग लग सकती है उसे ओपन स्पार्किंग का मतलब ओपन स्पार्किंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट में लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन मीन्स क्या? डिस्ट्रिक्ट का जो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन है उसका क्या मतलब है? तो यानी कि इसका आंसर देख सकते हैं इनटेक या रिटर्न या रास्ते के बीच का जो लास्ट स्टॉपिंग के बाद जो लास्ट डीप राइज गैलरी है उसको बोलते हैं लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन। नंबर 179 केबल का यूज, यानी कि ऑप्शन ए हॉलेज रोड में इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, ऑप्शन बी है केबल को सपोर्ट करके रखना है, ऑप्शन सी है केबल को इंसुलेटेड पदार्थ से सील करके रखा जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से सभी सही होगा, ये सब सारा करके मतलब केबल का कंडीशन है कहाँ पर यूज करना है, तो ये इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 180 है दोस्तों, CEA रेगुलेशन 2010 के रेगुलेशन 105 के अनुसार कहाँ बिजली की सप्लाई करने के लिए स्विच गियर की व्यवस्था की जाएगी? तो सभी माइन में, एवरी सिस्टम में, एवरी मोटर में, यानी ऑल ऑफ दीज होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 181 है दोस्तों, डिग्री कौन सा डिग्री गैसीय सीम के अंडरग्राउंड पार्ट में ऑक्सिलरी फैन को फेस मशीन की इलेक्ट्रिक सप्लाई से इस प्रकार इंटरलॉक करके रखा जाएगा कि ऑक्सिलरी फैन हो तो फेस मशीन की इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक कर दी जाएगी? तो ये आपका फर्स्ट डिग्री भी होगा, सेकेंड डिग्री भी होगा, थर्ड डिग्री भी होगा, मतलब तीनों डिग्री में ये लागू होगा दोस्तों। देख सकते हैं आप फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, तीनों डिग्री में है दोस्तों, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है दोस्तों, माइन के पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स के लचीले केबल को छोड़कर अन्य सभी केबल का मेटल कवरिंग की कंडक्टिविटी सभी भाग पर व सभी जॉइंट पर ए से कम नहीं होगी, और ए का अर्थ क्या है? तो ए का अर्थ देख सकते हैं इसका आंसर एक केबल के सबसे बड़ी कंडक्टर की कंडक्टिविटी का 50% ए का अर्थ होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 183 है दोस्तों, इलेक्ट्रिक केबल धात्विक आवरण होगा, ठीक है, धात्विक आवरण होगा, ये कंटिन्यूस होगा या अर्थिंग किया हुआ होना चाहिए या ऐसी बनावट होगी कि ओपन स्पार्किंग ना हो? तो ये इनमें से मतलब सभी गुण होना चाहिए इलेक्ट्रिक केबल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 184 जो है, CEA के अनुसार इलेक्ट्रिक शॉवेल क्या है? तो इलेक्ट्रिक शॉवेल का मतलब होता है पोर्टेबल ऑपरेटर्स।
क्वेश्चन नंबर 185 है दोस्तों कि इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार किसी भी पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स के लचीले केबल की लेंथ कितना मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो आंसर इसका 100 मीटर से कम नहीं होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 186 है दोस्तों कि 250 वोल्ट से अधिक पोर्टेबल ऑपरेटर्स के फ्लेक्सिबल केबल में धात्विक आवरण जो है क्या करके रखा जाएगा। धात्विक आवरण देख सकते हैं सभी पावर कोर पर चढ़ा रहेगा, या अर्थ पावर कोर पर चढ़ा रहेगा, या पायलट कोर पर चढ़ा रहेगा। तो इनमें से क्या हो सकता है दोस्तों कि पावर एंड पायलट कोर पर चढ़ा रहेगा। तो आपका आंसर ये सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 187 है दोस्तों कि इलेक्ट्रिसिटी रूल 2010 के अनुसार एलएसडी एंड शटल कार के ट्रेलिंग केबल की लेंथ कितना मीटर से अधिक नहीं होगी। तो 250 मीटर से अधिक नहीं होगी। एलएसडी और शटल कार का जो केबल का लेंथ होता है 250 मीटर से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 188 जो है दोस्तों 250 वोल्ट से अधिक के पोर्टेबल ऑपरेटर्स के फ्लेक्सिबल केबल में धात्विक आवरण कौन सा चढ़ा होगा। तो यानी पावर एंड पायलट कोर पर चढ़ा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 189 पृथक रूप से स्क्रीन वाले फ्लेक्सिबल केबल में प्रत्येक स्क्रीन कंडक्टिविटी कितना से कम नहीं होगी। तो इसका आंसर देख सकते हैं दोस्तों पावर कंडक्टेड की कंडक्टिविटी के 25% से कम नहीं होगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 190 है दोस्तों कि पोर्टेबल ऑपरेटर्स के साथ ऑन स्क्रीन केबल किस अवस्था में प्रयोग किया जा सकता है। तो देख सकते हैं इसका आंसर दोस्तों जब उसमें केबल रेलिंग की व्यवस्था होती है तब प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 191 है दोस्तों इलेक्ट्रिक रूल 2010 के अनुसार ऑक्सिलरी फैन का फेलेबल वायर आर्मोर्ड केबल जो है किस टाइप का होता है। तो फ्लेक्सिबल केबल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 192 दोस्तों 3.3 kb के कंटिन्यूअर माइनर के ट्रेलिंग केबल की लेंथ कितना से अधिक नहीं होगी। तो इसका आंसर देख सकते हैं दोस्तों सीएम मशीन जो होता है कितना से इसका केबल अधिक नहीं होगी। तो देख सकते हैं नॉट मोर देन 250 मीटर से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 193 है दोस्तों कि CEA 2010 के अनुसार जो बकेट व्हील एक्सकावेटर है के फ्लेक्सिबल केबल की जो लेंथ कितना मीटर तक रखी जा सकती है। तो 1000 मीटर यदि वोल्टेज 11 kV हो तो 1000 मीटर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स फिक्स स्थिति में यूज किया जाता है परंतु एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा ऑपरेटर्स बोलते हैं। उसको ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 195 जो है जब किसी लचीले केबल के दो कंडक्टर आपस से जोड़े जाते हैं तो उसके जॉइंट दूर दूर रखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ताकि क्यों रखे जाते हैं जॉइंट दूर दूर तक दोस्तों कि ताकि दो जॉइंट परस्पर टच करके शॉर्ट सर्किट ना हो। क्वेश्चन नंबर 196 दोस्तों ऑक्सिलरी फैन जैसे ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स के केबल की लेंथ कितना मीटर से अधिक नहीं होगी। तो 100 मीटर से अधिक नहीं होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 197 दोस्तों पोर्टेबल ऑपरेटर्स के ट्रेलिंग केबल के लचीले धात्विक स्क्रीन लगा होगा यदि वोल्टेज कितना से अधिक होगा। तो 250 वोल्ट से अधिक होगा तब लगा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है 198 जो है केबल रील वाली इलेक्ट्रिक शॉवल का फ्लेक्सिबल केबल जो है किस टाइप का होगा। धात्विक स्क्रीन वाला होगा या प्लेबल अराउंड वाला होगा या नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 199 दोस्तों फ्लेक्सिबल केबल किस टाइप का होता है। तो फ्लेक्सिबल केबल जो है या पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स के साथ उसे किया जाता है बी नंबर है जहां फैन मेन केबल से जोड़ना है वह ऐसे सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है जो फ्लेक्सिबल केबल की पूरी सप्लाई ऑटोमेटिकली काट सके। यानी इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 200 जो है अंडरग्राउंड माइंस में पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल मशीन फ्लेक्सिबल केबल में क्या क्या होना चाहिए। तो 1 अर्थ कोर भी होगा, 1 पायलट कोर भी होगा, 3 पावर कोर भी होगा, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 201 है दोस्तों माइंड में अंडरग्राउंड भाग में पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल मशीन में पायलट कोर वाले संबंधित स्विच से रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाई जाती है। सही बात है दोस्तों, यस चलाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर जो है 202 जो है माइन बाउंड्री के 650 वोल्ट से अधिक सब स्टेशन की सीम या इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन से 300 मीटर के अंदर किसी भी स्थान में ब्लास्टिंग करनी है तो किससे परमिशन मतलब लेनी पड़ती है। तो परमिशन किससे लेनी पड़ती है दोस्तों, अब देख सकते हैं इलेक्ट्रिक का बात है तो अब एक ही चीज़ है इलेक्ट्रिक में कि इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेनी होगी। क्वेश्चन नंबर 203 है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी जाएगी जब ओपन स्पार्किंग हो रही है तब बंद करना है, या फर्स्ट सेकेंड डिग्री माइन में जब इनफ्लेमेबल गैस 1.25% से अधिक है तब बंद आपका करना पड़ेगा सप्लाई। आपका इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों आपका सही है। उस सिचुएशन में जो है बिजली को काट दी जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है 204, फर्स्ट डिग्री माइन के नीचे लिखी जगह पर ऑपरेटर्स फ्लेम प्रूफ होंगे तो कहाँ पर होंगे दोस्तों, लास्ट फेस का जो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन है वहाँ पर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 205 जो है दोस्तों, किस डिग्री के माइन में इलेक्ट्रिकल केबल इस प्रकार बने या इंस्टॉल या प्रीकेशन या ऑपरेट एंड मेंटेन किए जाएंगे कि ओपन स्पार्किंग की संभावना कम हो। दे सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री में या सेकेंड डिग्री में, थर्ड डिग्री में, आपको तीनों डिग्री में ये मेंटेन आपका ध्यान में रखना होगा ये चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 206 है दोस्तों कि माइन बाउंड्री में 650 वोल्ट से अधिक सब स्टेशन की सीमा या इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन कितना मीटर के अंदर किसी भी काम के लिए ब्लास्टिंग करनी है तो संबंधी इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर से पूर्व अनुमति ली जाएगी। 300 मीटर के अंदर अगर किसी काम के लिए ब्लास्टिंग करनी है तो आपको परमिशन लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 207 जो है दोस्तों, मशीन में फ्लेक्सिबल केबल निम्नलिखित द्वारा जोड़ा जाएगा। किस द्वारा जोड़ा जाएगा दोस्तों, कि इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक वाला प्लग या सॉकेट होगा उससे जोड़ा जाएगा, या वोल्टेज टाइप कनेक्टर यदि वोल्टेज 650 वोल्ट से ज़्यादा हो तब, या इंस्पेक्टर की परमिशन से डायरेक्ट एंट्री यदि मोटर छोटी हो तब, यानी इनमें से सभी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 208 है दोस्तों, ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मशीन में केवल रेलिंग या अन रेलिंग की व्यवस्था है तो ट्रेलिंग केबल ना तो धात्विक स्क्रीन का होगा ना ही हार्मोनिक का, तो ये बात सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 209 जो है दोस्तों, कोल माइंस के अंडरग्राउंड भाग से सबसे अधिक यूज किए जाने वाला जो स्विच गियर है वो ACB स्विच गियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 210 जो है, ड्रैग लाइन का ट्रेलिंग केबल वो क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ऑफ माइन द्वारा जो रिलैक्सेशन मिलने पर 600 मीटर से अधिक लंबा रखा जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 211 जो है दोस्तों, 30 वोल्ट से अधिक के AC सप्लाई सिस्टम को क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि माइन के सरफेस स्थिति अर्थिंग पॉइंट को जोड़कर अर्थ किया जाएगा या सीधे अर्थिंग किया जाएगा, यानी दोनों सही होगा दोस्तों। माइन के सरफेस की स्थित अर्थिंग पॉइंट से जोड़कर अर्थ किया जाएगा और सीधे अर्थिंग भी किया जा सकता है, यानी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 212 जो दोस्तों, प्रत्येक माइंस में क्या होगा, प्रत्येक माइंस में क्या रखा जाएगा, एक इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर रखा जाएगा या एवरी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर रखा जाएगा, या क्या इसका हो सकता है आंसर दोस्तों, कि इसका आंसर सी होगा, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ऑफ माइंस द्वारा निर्देशक संख्या में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 जो है, माइंस में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर कौन रखता है, तो ये आपका मैनेजर रखता है दोस्तों। 214 क्वेश्चन नंबर जो है, इंक्रीज सेफ्टी ई प्रोटेक्शन क्या है, तो उन ऑपरेटर्स के लिए है जिनमें सामान्य वर्किंग के दौरान आर्क या चिंगारी नहीं निकलती, उसके लिए है। ई नंबर जो है, ऑपरेटर्स में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की व्यवस्था करना हो तब हो, यानी ए और बी दोनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 215 है दोस्तों, इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट निर्धारित ज्वलनशील गैस में ज्वलन तभी नहीं होने देगा जब सर्किट नॉर्मल अवस्था में कार्य कर रही है या सर्किट फॉल्ट अवस्था में हो, या है दोस्तों सर्किट ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित फॉल्ट कंडीशन तक ऑपरेट करती है, यानी ए और सी दोनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 216 है दोस्तों, माइन में 650 वोल्ट से अधिक के इक्विपमेंट का इंसुलेशन रेसिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए, तो 5 मेगा ओम होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 217 जो है, पावर ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का कार्य क्या है,
क्वेश्चन नंबर 217 है दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का क्या कार्य है? तो इसका आंसर देख सकते हैं, अंदर प्रवेश करने वाला हवा में नमी का सोखना ताकि ट्रांसफार्मर ऑयल की हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट ना जाए। 218 जो है, यदि इलेक्ट्रिक शॉक लगने से किसी व्यक्ति की सांस रुक जाए तो उसे कब तक आर्टिफिशियल रूप से सांस देना चाहिए? तो कितना देरी तक देना होगा दोस्तों? देख सकते हैं आंसर कि जब तक वह व्यक्ति सांस लेना शुरू ना करे या डॉक्टर उसे मृत घोषित ना कर दे, तब तक हम आर्टिफिशियल सांस देते रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 219 जो है, 650 वोल्ट से अधिक की ओवरहेड लाइन से प्रत्येक ऐसे पोल या टावर जिस पर कोई व्यक्ति सीढ़ी से चढ़ता है उस जगह डेंजर नोटिस लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी में, इंग्लिश में या जो डिस्ट्रिक्ट उसका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वहाँ बोर्ड में लिख कर लगाया जाएगा। नंबर 220 जो है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर ने 6.6 kV ओवरहेड लाइन पर काम करने के लिए शट डाउन लिया है, तो वर्क सेकेंड शिफ्ट तक चला और सेकेंड शिफ्ट में पूरा हुआ तो शट डाउन वापस कौन करेगा? तो ये आपका सेकेंड शिफ्ट का इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर वापस करेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 221 जो है, कितना से अधिक लोड वाली माइन में एक इलेक्ट्रिक इंजन को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर नामित किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, यानी 250 किलोवाट यानी कि केवी रहेगा, तब एक आपका इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो है, इंजीनियर को क्या करेगा? इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑफिसर नॉमिनेट कर देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 222 है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति लाइन इलेक्ट्रिक पार्ट के कनेक्ट में आता है तो सप्लाई की शीघ्र और ऑटोमेटिक ट्रिपिंग उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 223 जो है दोस्तों, इलेक्ट्रिक केबल या इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स का इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो है क्या होता है? ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, समय के साथ इंक्रीज होता है या समय के साथ डिक्रीज होता है या टाइम टू टाइम मेज़र करके रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसका आंसर बी और सी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 224 जो है, माइन के इलेक्ट्रिक सिस्टम की सेफ्टी के लिए अर्थक्वेक का रेसिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए? तो 1 ओम होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 225 जो है, अर्थक्वेक बनाने के लिए किस प्रकार की ज़मीन नहीं चुननी चाहिए? तो सैंड स्टोन वाली ज़मीन नहीं चुननी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 226 जो है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स की अर्थिंग करने से क्या होता है दोस्तों? अर्थिंग करने से इलेक्ट्रिक शॉक से मृत्यु का खतरा कम होता है। बी नंबर, हैवी एंड फॉल्ट से इक्विपमेंट डैमेज होने से बचता है, या आपका सी नंबर, पावर सप्लाई पर भरोसा बढ़ता है। तो इनमें से सभी आपका सही होगा अगर अर्थिंग कनेक्शन आप करते हैं तो। नंबर 227 जो अंडरग्राउंड माइन में 250 वोल्ट से अधिक के सभी इंस्टॉलेशन में अर्थ लीकेज की ट्रिपिंग करंट मैक्सिमम कितनी रखी जाएगी? तो 100 मिली एम्पियर रखी जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 228 जो है, ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन क्या काम करता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए दे सकते हैं, मॉइस्चर कम करता है, सॉलिड कणों को हटाता है, या ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, यानी इनमें से सभी काम ये करता है ट्रांसफार्मर ऑयल का। क्वेश्चन नंबर 229 जो है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स के सब और अपर्याप्त क्लियरेंस से क्या होती है दोस्तों? तो ऑपरेशन में सुविधा होती है या मेंटेन में रक्षा करती है, एडिक्यूट वेंटिलेशन होता है। इनमें से सभी जो है आपका है 3.3 kV की ओवरहेड लाइन की एक गली को क्रॉस करती है, तो उससे सबसे निकले कंडक्टर का ज़मीन से न्यूनतम क्लियरेंस क्या होनी चाहिए दोस्तों? इसका आंसर 6.1 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 231 जो है, ड्रिल, क्रेन एंड शावल को ओवरहेड पावर लाइन क्रॉस करनी है, तो इस क्या कार्य है? तो यानी कि ऑप्शन ए, विशेष जगह पर किसी जाना चाहिए जहां ग्राउंड क्लियरेंस पर्याप्त हो, या दिन के टाइम किया जाना चाहिए, या कॉम्पिटेंट पर्सन की निगरानी में होनी चाहिए। तो सही है, तीनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 232 जो, ओवरहेड लाइन के नीचे ऐसी जगह क्रेडिल गार्डिन लगाना जरूरी है जहां लाइन किससे क्रॉस करती है? ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस से। क्वेश्चन नंबर 233 जो है दोस्तों, 650 वोल्ट से अधिक की ओवरहेड लाइन की विद्युत तड़ित से बचाने के लिए क्या करना होगा? आंसर होगा कि लाइनिंग असिस्टर सप्लाई प्राप्त करने या देने वाले दोनों छोर पर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 234, 650 वोल्ट से अधिक की ओवरहेड लाइन को अर्थ करने का
मीनिंग क्या है, क्यों अर्थ किया जाता है। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं, एक निरंतरण वायर द्वारा किया जाना चाहिए जिसे प्रत्येक खंभे से मजबूती से जोड़ा गया है। ऑप्शन बी जो है, प्रति किलोमीटर में 3 बिंदुओं पर तार को अर्थ किया जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 235 जो है, ऑयल वाले पावर ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या काम है। तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, इंसुलेटर का वर्क करता है और कॉइल को कूल करता है। या ऑप्शन बी, ब्रेकडाउन वैल्यू जब 40 kV से घट जाए तो फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी दोनों ए और बी दोनों होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 236 जो दोस्तों, 650 वोल्ट से अधिक के इक्विपमेंट में पावर देने की परमिशन लेने के लिए इंस्पेक्टर के पास जो सिंगल लाइन सर्किट डायग्राम भेजा जाना चाहिए वो उसमें क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं, सप्लाई के स्टार्टिंग पॉइंट से बना होना चाहिए। ऑप्शन बी, ऑपरेटर्स केबल ओवरहेड लाइन दर्शाया हुआ होना चाहिए। या प्रेजेंट इक्विपमेंट ब्लू कलर या प्रस्तावित इक्विपमेंट रेड कलर में दिखाया होना चाहिए। यानी इनमें से सभी उसमें होना चाहिए। आपका जो लाइन सर्किट डायग्राम होगा वो इसमें सारा चीज़ मेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 237 है दोस्तों, अंडरग्राउंड माइन में सब स्टेशन में पावर चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइन की अनुमति लेने दिए गए माइन के पार्ट प्लान में क्या दर्शाया होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए, सब स्टेशन की स्थिति दिखाएगा। कि ऑप्शन बी, वेंटिलेशन सर्किट दिखाना चाहिए। ऑप्शन सी, एयर वेलोसिटी, वेट या वुड टेम्परेचर या मॉइस्चर होनी चाहिए। यानी इनमें से सभी उसमें दिखाना होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 238 जो है, यदि 650 वोल्ट से अधिक ओवरहेड रेलवे लाइन या स्ट्रेट हाईवे या किसी पब्लिक प्लेस को क्रॉस करती है तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइन से उसे चार्ज करने के लिए आवेदन के साथ डैश का एनओसी भेजा जाना चाहिए। तो यानी रिलेटेड अथॉरिटी का एनओसी भेजा जाना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 239 जो है दोस्तों, 239, 650 वोल्ट से अधिक के ऑपरेटर्स या केबल या ओवरहेड लाइन को चार्ज करने की परमिशन लेने के लिए सबमिट किए गए साइट टेस्ट रिपोर्ट में क्या दर्शाना होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए उसमें। ऑप्शन ए, प्रस्तावित ऑपरेटर्स केबल ओवरहेड लाइन की IR वैल्यू दी जानी चाहिए। या बी नंबर, रिले या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की टेस्ट रिपोर्ट का रिजल्ट सम्मिलित की जानी चाहिए। या सी, यानी ए और बी दोनों उसमें दर्शाया होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक रूल का जो है पूरा निचोड़ 240 क्वेश्चन MCQ है, जो कि इस पूरे इलेक्ट्रिक रूल का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 240 कि मशीन से फ्लेक्सिबल केबल निम्नलिखित द्वारा जोड़ा जाएगा। तो किसके द्वारा जोड़ा जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंटरलॉक वाला प्लग या सॉकेट द्वारा। या बी नंबर है, वोल्टेज टाइप कनेक्टर, यदि वोल्टेज 650 आपका वोल्ट से अधिक है तब जोड़ा जाएगा। और सी नंबर, इंस्पेक्टर की अनुमति या डायरेक्टली एंट्री छोटी मोटर से हो तब जोड़ा जाएगा। यानी इनमें से सभी जो है इसका आंसर होगा दोस्तों। तो यानी कि इस पूरा जो माइन इलेक्ट्रिक रूल है दोस्तों 2010, उसका पूरा निचोड़ मैं क्वेश्चन बना चुका हूं। अब इससे बाहर क्वेश्चन जो है नहीं आएगा, और बनाने का प्रयास भी करिएगा और क्वेश्चन तो बनेगा नहीं दोस्तों। पूरा निचोड़ में एक एक पॉइंट निकाल के क्वेश्चन दे दिया हूं। 240 क्वेश्चन है, 240 अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है पूरा इलेक्ट्रिक रूल जो है ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि आपको अदर स्टूडेंट भी जो है आप इस क्वेश्चन को अगर एक बार रट ले, पढ़ लें तो एग्ज़ाम में बैठ के आराम से अच्छा नंबर ला सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक डायरेक्टली पहुँच पाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।